लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की पुस्तक चल रही थी हमारी विश्व इतिहास की ऑब्जेक्टिव पुस्तक, जिसमें अब तक हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। पिछले क्लास में हमने 1949 के चीनी क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज हम 16 चैप्टर शुरू कर रहे हैं और 16 चैप्टर वापस हम स्टार्टिंग के चैप्टर में जाएंगे। भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज जो पुनर्जागरण के साथ ही उस समय ही इस टॉपिक को पढ़ा जाता है। लेकिन जो 15 चैप्टर थे वो स्कूल व्याख्याता के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। तो आज से जो आगे की जो 10 क्लासेज हो रहे हैं, इनको जो ओनली स्कूल व्याख्याता की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्लासेज नहीं लगानी है। बाकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के कर रहे हैं या फिर अदर कोई भी स्टेट के अंदर जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है उनके अनुसार क्लासेस लगाना। इसीलिए हमने जो सारी क्लासेज है टॉपिक वाइज क्लासेज लगाई है। तो जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो वो क्लासेज आपके लिए जो उपयुक्त हो वही वही क्लास लगाए। तो आज की जो हम शुरू करने वाले हैं क्लास, वो भौगोलिक खोजों से संबंधित रहने वाली है। तो करते हैं इस आज की क्लास को शुरू। सबसे पहला प्रश्न है कि हेनरी द नेविगेटर जो किस देश से संबंधित है? हेनरी द नेविगेटर कौन से देश से संबंधित थे? कौन से देश से संबंधित है? राजकुमार हेनरी 1394 से 1460 ईस्वी जिनका जीवन काल था, पुर्तगाल के शासक जॉन प्रथम का पुत्र था। यह एक कट्टर ईसाई था और आजीवन अविवाहित रहा। इसने नए क्षेत्रों की खोज के लिए नाविकों को प्रोत्साहित किया। उसने प्रेस्टर जोन के साम्राज्य की खोज का भी प्रयास किया। हेनरी ने आर्गुयम, पश्चिमी अफ्रीका में एक किले और एक माल गोदाम का निर्माण का आदेश दिया, जो विदेशों में पहला यूरोपियन कारखाना था। 1455-56 ईस्वी में एक वेनिसवासी कादामोस्तो ने राजकुमार हेनरी से अनुमति प्राप्त करके अटलांटिक द्वीपों और पश्चिमी अफ्रीका की यात्रा की। 1475 से 1479 में कास्टिल के साथ युद्ध के कारण इन खोजों को पूर्ण विकसित करने में विलंब हुआ। जब यह युद्ध समाप्त हो गया तो पुर्तगाल ने अफ्रीकी साधनों का व्यवस्थित गठन शुरू किया और गोल्ड कोस्ट के किनारे एल्मिना में जॉन द्वितीय ने स्वर्ण व्यापार के सबसे समृद्ध केंद्र में व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक किला बनवाया। 1479 में स्पेन और पुर्तगाल के मध्य अल्काकोआस की संधि के द्वारा विदेशी व्यापारियों को इस क्षेत्र से पूर्णतः बहिष्कृत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक ऑफ प्रिविलेजेस पुस्तक के लेखक कौन है? बुक ऑफ प्रिविलेजेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यह पुस्तक जो लिखी गई है, यह लिखी गई है कोलंबस के द्वारा। स नंबर ऑप्शन। कोलंबस ने 1502 में बुक ऑफ प्रिविलेजेस नामक पुस्तक लिखी। कोलंबस की एक अन्य पुस्तक है बुक ऑफ प्रोपेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खोज ने वेनिस एवं अरबों के व्यापारिक महत्व व अधिकार का अंत कर दिया? किस खोज ने वेनिस व अरबों के व्यापारिक महत्व व अधिकार का अंत कर दिया? कौन सी खोज ने वेनिस व अरबों के व्यापारिक महत्व व अधिकार का अंत कर दिया था? तो यह क्या था? भारत की खोज ने। पुर्तगाल का बार्थोलोमेव डियाज नामक यात्री अफ्रीका के किनारे के सहारे सारे दक्षिणी छोर तक पहुंचा 1487 ईस्वी में। ध्यान रखें, जैन एंड माथुर में 1487 लिखा है, पर यात्रा 1487 में ही शुरू हुई थी। वह दक्षिणी छोर पर 1488 ईस्वी में पहुंचा था। उसने इस छोर को तूफानों का अंतरिप केप ऑफ स्टॉर्म कहकर पुकारा। यात्रा से वापस आने पर उसने अपने शासक जॉन द्वितीय को जब अपनी सफलता की कहानी सुनाई तो वह बहुत प्रसन्न हुआ
और उसने तूफानों के अंतरिम को उत्तमासा अंतरिम केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। इस खोज ने भारत पहुंचने का मार्ग सरल कर दिया। 1498 में वास्को डी गामा नामक प्रसिद्ध यात्री उत्तमासा अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए भारत के पश्चिमी तट स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचा। कालीकट से थोड़ा उत्तर की ओर कपकड़ो कप्पड़ में उतरा था। इस प्रकार पूर्व की ओर जाने का नया मार्ग खुल गया। जब वह मसाले लेकर पुर्तगाल पहुंचा तो वहां के राजा ने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया, क्योंकि वह जो मसाले लेकर गया था उसका मूल्य उस यात्रा के व्यय से 60 गुना ज्यादा था। अगले वर्षों में वास्को डी गामा भारत आया और भारत की भूमि पर पुर्तगाली केंद्र स्थापित करने में सफल हुआ। पूर्व की ओर का मार्ग खुल जाने पर पुर्तगाली व्यापारियों को श्रीलंका, जावा, चीन, जापान आदि के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। वास्को डी गामा की यह खोज यूरोप के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण प्रभावोत्पादक व सीमा चिन्ह सिद्ध हुई। इसने इटली के नगर राज्य, विशेषतः वेनिस एवं अरबों के व्यापारिक महत्व और अधिकार का अंत कर दिया। अतः भूमध्य सागर का गौरव व प्रभुत्व पतनोन्मुख होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पर। जो इन क्षेत्रों की खोज की गई थी किनके द्वारा की गई थी या कौन सा यात्री कहाँ पहुंचा था। यहाँ पर 4 यात्रियों के नाम दे रखे हैं: कोर्टेस, जॉन कैबट, अल्वारेस कैब्राल और फ्रांसिस्को पिजारो। तो इन्होंने कौन से क्षेत्र की खोज की थी, ये जो खोज करने पहुंचे तो कहाँ पर पहुंचे थे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर ब्राजील। अब ब्राजील कौन पहुंचा था, तो ब्राजील जो सबसे पहले पहुंचा था यह पहुंचा था अल्वारेस कैब्राल। अल्वारेस कैब्राल जो ब्राजील पहुंचा था, यह ब्राजील पहुंचा था 1500 ईस्वी के अंदर, 1500 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर पेरू, यहाँ पर कौन पहुंचा था, तो यहाँ आया था फ्रांसिस्को पिज़ारो। फ्रांसिस्को पिज़ारो जो पेरू पहुंचा था और यह पहुंचा था 1532 के अंदर, 1532 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है मैक्सिको। अब मैक्सिको कौन पहुंचा था, तो मैक्सिको मैक्सिको जो आया था यह आया था कोर्टेस। कोर्टेस है जो मैक्सिको पहुंचा था। कोर्टेज है जिसका पूरा नाम हर्नान कोर्टेज है, तो कोर्टेज मैक्सिको पहुंचा था। और कोर्टेज मैक्सिको जो पहुंचा था यह पहुंचा था 1519 के अंदर, 1519 में मैक्सिको पहुंचा था। और चौथे नंबर पर है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड कौन आया था, तो न्यू फाउंडलैंड आया था जॉन के गेबर्ट। जॉन केबर्ट है जो न्यू फाउंडलैंड आया था। तो इसमें ब्राजील में अल्वारेस कैब्राल, पेरू में फ्रांसिस्को पिजारो, मैक्सिको में कॉर्टेस और न्यू फाउंडलैंड में जॉन केबर्ट। सी, डी, ए और बी, 2 नंबर ऑप्शन। बार्थोलोमेव डियाज 1487-88 में उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज की। दूसरे नंबर पर है वहामा द्वीप, अमेरिका का वहामा द्वीप। कोलंबस ने इसकी खोज की 1492 में। न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन केबर्ट के द्वारा 1497 में की गई। कालीकट सबसे पहले पहुंचा था वास्को डी गामा 18 मई 1498 को। ब्राजील पहुंचा था कैब्राल 1500 ईस्वी में। प्रशांत महासागर की खोज की थी वास्को नुनेज डी बल्बोआ ने 1513 ईस्वी में। पृथ्वी का चक्कर लगाने निकला था फर्डिनेंड मैगलन 1521 में। मैक्सिको पहुंचा था हर्नान कोर्टेज 1519 में। न्यूयॉर्क और कैरोलिना द्वीप पहुंचा था जियोवानी दे वेराजुना 1524 ईस्वी में। पेरू की खोज की थी फ्रांसिस्को पिजारो ने 1532 में। क्यूबेक और मॉन्ट्रियल कनाडा का क्षेत्र है, यहाँ जो सबसे पहले पहुंचा था कार्टर पहुंचा था 1534 ईस्वी में। और न्यू नीदरलैंड हेनरी हडसन 1609 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्ट्रोलेब क्या थी। एस्ट्रोलेब क्या थी, तो यह अक्षांश स्थिति जानने का एक यंत्र था। अक्षांश स्थिति जानने का यंत्र था एस्ट्रोलेब। अक्षांश स्थिति जानने का यंत्र कुतुबनुमा 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी में होने में सहायता मिलती थी। लेकिन उसका इस्तेमाल 15वीं शताब्दी में ही जाकर हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री मार्गों की खोज का सबसे गहरा दुष्परिणाम क्या था। समुद्री मार्गों की खोज का सबसे गहरा दुष्परिणाम क्या था। इसका दुष्परिणाम क्या था, तो उपनिवेशों का शोषण किया गया। समुद्री मार्गों की खोज के पश्चात जो उपनिवेशों का शोषण शुरू हुआ था, 2 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अफ्रीका का एक इलाका जिस पर 1415 में राजकुमार हेनरी ने आक्रमण किया, जो वर्तमान में स्पेन का हिस्सा है। उत्तरी अफ्रीका का वह कौन सा हिस्सा है जिस पर 1415 में राजकुमार हेनरी ने आक्रमण किया था और यह वर्तमान में जो स्पेन का हिस्सा है, कौन सा क्षेत्र था? सियोटा। ए नंबर ऑप्शन। जब यूरोपवासी सोने और मसालों की खोज में नए नए प्रदेशों में जाने की बात सोचने लगे, उन्हें पश्चिमी अफ्रीका का ध्यान आया, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अब तक किसी तरह का व्यापार नहीं किया। एक छोटा सा देश पुर्तगाल, जो 1139 में स्पेन से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था, मछुआई तथा नौकायान के क्षेत्र में उसने विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी, ने इस दिशा में पहल की। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने पश्चिमी अफ्रीका की तटीय यात्रा आयोजित की और 1415 में सियोटा पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद कई अभियान आयोजित किए गए और अफ्रीका के बोजाडोर अंतरीप में पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। अफ्रीकियों को पकड़ पकड़ कर गुलाम बनाया जाने लगा और स्वर्ण धूलि को साफ करके सोना तैयार किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन इकरारनामों को क्या कहा जाता है? उन इकरारनामों को क्या कहा जाता है जिनके तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देता था। तो उन इकरारनामे जो इकरारनामे किए जाते थे, उन इकरारनामों को क्या कहा गया जिनके तहत स्पेन का जो शासक है नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों का शासनाधिकार देता था। तो इन इकरारनामों को क्या कहा गया? तो इनको कहा गया कैपिटुलेशन। कैपिटुलेशन। बे नंबर ऑप्शन। स्पेन में आर्थिक कारणों से लोगों को अब हमारी महासागरीय सूरवीर बनने का के लिए प्रोत्साहित किया गया। धर्मयुद्धों की धर्मयुद्धों की याद और रिंका क्विस्टा की सफलता ने निजी महत्वाकांक्षा को उत्तेजित कर दिया और इन इकरारनामों की शुरुआत की, जिन्हें कैपिटुलेशन कहा गया। इन इकरारनामों के तहत स्पेन का शासक नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था और उन्हें जीतने वाले अभियानों के नेताओं को पुरस्कार के रूप में पदवियां और जीते गए देशों पर शासनाधिकार देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सभ्यता के स्थानीय निवासी इंका कहलाते थे? कौन सी सभ्यता के स्थानीय जो निवासी है इंका कहलाते थे? इंका जो कौन से सभ्यता के स्थानीय निवासी को कहा जाता था? तो यह कहा जाता पेरू के स्थानीय निवासियों को जो इंका कहा जाता था। स नंबर ऑप्शन। पेरू सभ्यता के स्थानीय निवासियों को इंका कहा जाता था। स्पेन के फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इन्हें परास्त कर पेरू पर अधिकार कर लिया। फ्रांसिस्को पिज़ारो ने 13 अन्य साथियों को फेमस 13 कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचू पिच्चू। माचू पिच्चू नगर किस सभ्यता से संबंधित है? माचू पिच्चू नगर जो कौन सी सभ्यता से संबंधित है? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता या फिर इंका सभ्यता? कौन सी सभ्यता से संबंधित है माचू पिच्चू? तो इंका सभ्यता। स नंबर ऑप्शन। माचू पिच्चू नामक ऐतिहासिक नगर की खोज पेरू में 1911 ईस्वी में की गई। यह इंका सभ्यता का नगर था। हाइट्स ऑफ माचू पिच्चू पाब्लो नेरुदा की प्रसिद्ध कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कहाँ के निवासी थे? अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग जो कहाँ के निवासी थे? तो ये थे कैरिबियाई द्वीप समूह के। द नंबर ऑप्शन। अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह, जिन्हें आज बाहामा कहा जाता है, और बृहत्तर एंटीलीज एंटीलीज में रहते थे। कैरिब नाम के एक खूंखार का कबीले ने उन्हें लघु एंटीलीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। उन्हें खदेड़ दिया था। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो
लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता थे। वे पेड़ के खोखले तनों से अपने डोंगियां बनाते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक अनुसंधान की दिशा में कौन सा यूरोपीय देश अग्रणी रहा? भौगोलिक अनुसंधान की दिशा दिशा में कौन सा यूरोपीय देश है जो अग्रणी रहा था? तो यह पुर्तगाल। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इलाके के मूल निवासी तुपिनाम्बा कहलाते थे? कौन से इलाके के मूल निवासी जो तुपिनाम्बा कहलाते थे? तुपिनाम्बा जो कौन से इलाके के मूल निवासी कहलाते थे? ब्राजील के। स नंबर ऑप्शन। तुपिनाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों से बसे हुए गांव में रहते थे। ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा था। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं करते थे क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था, लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थी, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1493 में 1493 ईस्वी में लाइन ऑफ डिमार्केशन किन दो देशों के मध्य नए इलाके के बंटवारे हेतु तय की गई? लाइन ऑन ऑफ डिमार्केशन है जो 1493 में कौन से दो देशों के मध्य नए इलाके के बंटवारे के लिए तय की गई थी? तो यह की गई थी स्पेन और पुर्तगाल। स्पेन और पुर्तगाल। स नंबर ऑप्शन। 1493 ईस्वी में पोप अलेक्जेंडर सस्टम स्पेनिश मूल का था के आदेश अनुसार उस समय खोजी गई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के मध्य बांट दिया गया। लाइन ऑफ डिमार्केशन 1493 कहा गया, जो कि अटलांटिक महासागर में केप वर्दे द्वीप से 100 लीग पश्चिम की तरफ था। यह ब्राजील को छूकर निकलती थी, अर्थात अमेरिकी महाद्वीप के पूरे भाग में नए प्रदेश स्पेन के होंगे, जबकि इस रेखा के पूर्व के भाग सभी खोजे गए प्रदेश पुर्तगाल के होंगे। लेकिन पुर्तगाल के विरोध जताने पर इस रेखा को केप वर्दे द्वीप से 370 मील पश्चिम की तरफ निर्धारित की गई, जिससे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वर्तमान ब्राजील वाला कुछ हिस्सा पुर्तगाल के हिस्से में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज़टेक सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र वर्तमान में किस देश का हिस्सा था? एज़टेक सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र वर्तमान के किस देश का हिस्सा था? एज़टेक सभ्यता का अधिकांश क्षेत्र जो वर्तमान के किस देश का हिस्सा था? कौन से देश का जो हिस्सा था? तो यह था मैक्सिको का। बे नंबर ऑप्शन। 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए। इस घाटी का यह नाम उनके मैक्सली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन पराजित लोगों से नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। अभिजात वर्ग में वे लोग शामिल थे जो उच्चतम कुलोत्पन्न पुरोहित थे अथवा जिन्हें बाद में यह प्रतिष्ठा प्रदान की गई थी। पुश्तैनी अभिजातों की संख्या बहुत कम थी। वे सरकार, सेना तथा पुरोहित कर्म में ऊंचे पदों पर आसीन थे। अभिजात लोग अपने में से एक सर्वोच्च नेता चुनते थे जो आजीवन शासक बना रहता था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनोक्टिलान किस साम्राज्य की राजधानी थी? टेनोक्टिलान जो किस साम्राज्य की राजधानी थी? एज़टेक। नंबर ऑप्शन। एज़टेक लोगों ने सरकंडे की बहुत सी चटाया बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए जिन्हें चिन्नामा कहते थे। इन अत्यंत उपजाऊ क्षेत्रों के बीच नहरें बनाई गई जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिलान का निर्माण किया गया। इस जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। गरीब लोग कभी-कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी
फिर से खरीद सकते थे। एज़टेक लोग इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएँ। कुलीन वर्ग के बच्चे कालमे काक में भर्ती किए जाते थे, जहाँ उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपोकली स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ उन्हें इतिहास, पुराण, मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान का कौन सा देश माया सभ्यता का हिस्सा नहीं है? वर्तमान का कौन सा देश है जो माया सभ्यता का हिस्सा नहीं है? मेक्सिको इसका हिस्सा है, बेलीज इसका हिस्सा है, ग्वाटेमाला हिस्सा है, अर्जेंटीना इसका हिस्सा नहीं है। माया सभ्यता मध्य अमेरिका में मुख्यतः दक्षिणी मेक्सिको, ग्वाटेमाला व बेलीज में फैली हुई थी। यहाँ के निवासियों ने एक चित्रात्मक लिपि विकसित की जिसे आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुज्जको किस सभ्यता की राजधानी थी? कुज्जको जो कुज्जको कौन सी सभ्यता की राजधानी थी? तो कुज्जको थी इंका सभ्यता। इंका सभ्यता, बे नंबर ऑप्शन। दक्षिणी अमेरिकी देशज संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू के क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुज्जको में अपनी राजधानी स्थापित की। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील में फैल गया। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। यह थी किवपू, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भौगोलिक खोजों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित भौगोलिक खोजों को जो सुमेलित कीजिए। भौगोलिक खोजें जो ये खोजें किसके द्वारा की गई थी? तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है अमेरिका। अमेरिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका की जो खोज की गई थी है कोलंबस के द्वारा की गई थी। दूसरे नंबर पर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो प्रशांत महासागर की जो खोज की गई थी यह की गई थी नुनेज डी बल्बोआ। नुनेज डी बल्बोआ के द्वारा की गई थी और यह खोज की गई थी 1513 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खोज कब की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो मैक्सिको की जो खोज की गई थी, मैक्सिको की खाड़ी की खोज की गई थी अमेरिगो वेस्पुजी के द्वारा। अमेरिको वेस्पुजी के द्वारा की गई थी। चौथे नंबर पर है लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड। लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जॉन कबोट के द्वारा और यह खोज की गई थी 1497 ईस्वी में। तो इसमें चारों ही जो सुमेलित है ए, बी, सी और डी, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस किस देश का नागरिक था? कोलंबस है जो कौन से देश का नागरिक था? कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की थी या कोलंबस कौन से देश का नागरिक था? तो यह स्वयं जो इटली का नागरिक था। इटालियन नागरिक कोलंबस स्पेन के राजा फर्डिनेंड द्वितीय और महारानी इसाबेल की वित्तीय सहायता से 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक से कोलंबस को भौगोलिक यात्राओं की प्रेरणा मिली? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक से जो कोलंबस को भौगोलिक यात्राओं की प्रेरणा मिली थी? इमंगो मुंडी, द नंबर ऑप्शन। क्रिस्टोफर कोलंबस 1451 से लेकर 1506 जिनका जीवन काल रहता है, एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था। स्वयं एक शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कट इच्छा थी। भविष्यवाणियों में विश्वास करते हुए वह यह मानता था कि उसके भाग्य में पश्चिम की ओर से यात्रा करते हुए पूर्व पूर्व द इंडियन तो पूर्व की ओर जाने का रास्ता खोजना लिखा है। वह कार्डिनल पी ए डेली द्वारा 1410 में लिखी गई खगोल शास्त्र और भूगोल की पुस्तक इमंगो मुंडी से बहुत प्रेरित था। उसने इस संबंध में पुर्तगाल के राजा के समक्ष अपनी योजना प्रस्तुत की, लेकिन वे मंजूर नहीं हुई। पर सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस ने गुआना हानी द्वीप का नाम क्या रखा? कोलंबस ने गुआना हानी द्वीप का
नाम क्या रखा था? तो इसका नाम रखा था सैन सल्वाडोर, सैन सल्वाडोर। बे नंबर ऑप्शन। कोलंबस 3 अगस्त 1492 को पालोस के पतन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना होता है। उनका बेड़ा छोटा सा था, जिसमें सांता मारिया नामक एक छोटी सी नाव और दो केरेवल छोटे हल्के जहाज पिंटा और नीना थे। सांता मारिया की कमान स्वयं कोलंबस के हाथों में थी। उसमें 40 कुशल नाविक थे। 12 अक्टूबर 1492 को उन्हें जमीन दिखाई दी, जिन्हें कोलंबस ने भारत समझा, लेकिन वह स्थान बहामा द्वीप समूह का गुआहानी गुआहानी द्वीप था। यह कहा जाता है कि इस द्वीप समूह को बहामा नाम कोलंबस द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि वह चारों ओर से छिछले समुद्र, जिसे स्पेनिश में बाजा मार कहते हैं, से घिरा हुआ था। गुहाना मानी गुहाना हानि में बेड़ों के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। अरावाक लोग शांति प्रिय थे। कोलंबस ने अपने रोजनामचे में लिखा कि वे इतने ज्यादा उदार और सरल स्वभाव के लोग थे कि अपना सब कुछ देने को तैयार है। वे कभी इनकार नहीं करते, बल्कि वे सदा बांटने को तत्पर रहते हैं और इतना अधिक प्यार जताते हैं कि मानो उनका प्यार भरा कलेजा ही बाहर निकल जाएगा। कोलंबस ने गुआनाहानी में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। उसने इस द्वीप का नाम सैन सेल्वाडोर रखा। वहां उसने एक सार्वजनिक उपासना कराई और स्थानीय लोगों से बिना पूछे अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा, जिसे उसने जापान समझा था, और किस्केया, नया नाम जिसका है हिस्पानियोला, जो आज दो देशों हाइती और डोमिनिक रिपब्लिक में बटा हुआ है, तक आगे बढ़ने के लिए इन स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त किया। यद्यपि सोना तत्काल उपलब्ध नहीं था, लेकिन खोजकर्ताओं ने सुन रखा था कि सोना हिस्पानियोला में भीतरी क्षेत्र की पहाड़ी जलधाराओं में मिल सकता है। लेकिन कोलंबस और उसके साथी इस संबंध में आगे कुछ और करते उससे पहले उसका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया और खूंखार कैरिब कबीलों की प्रचंडता का भी उन्हें सामना करना पड़ा। वापसी यात्रा अधिक कठिन साबित हुई क्योंकि क्योंकि जहाजों को दिमक लग गई और नाविकों को थकान व घर की याद सताने लगी। इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे। आगे चलकर ऐसी 3 यात्राएं और आयोजित की गई, जिनके दौरान कोलंबस ने वहामा और बृहत्तर एंटीलीज द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि और उसके तटवर्ती इलाकों में अपना खोज कार्य पूरा किया। परवर्ती यात्राओं से यह पता चला कि इन स्पेन नाविकों ने इंडीज नहीं, बल्कि एक नया महाद्वीप ही खोज निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों एवं खोजकर्ताओं में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित स्थान दे रखे हैं, सामने उनके खोजकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह। दक्षिणी अमेरिका और फिलीपींस द्वीप समूह की खोज मैगलन के द्वारा की गई, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा केप ऑफ गुड होप की खोज बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा की गई, तो दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। मेक्सिको की खोज फ्रांसिस्को पिजारो के द्वारा नहीं की थी। फ्रांसिस्को पिजारो ने जो खोज की थी, यह की थी पेरू की खोज। और मेक्सिको की जो खोज की थी, यह कार्टज के द्वारा की गई थी। मेक्सिको की जो खोज की गई थी, यह कार्टज के द्वारा की गई थी। तो 6 नंबर ऑप्शन इसका सुमेलित होगा। 10 नंबर है न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन कबॉट के द्वारा की गई थी। तो न्यू फाउंडलैंड की खोज जो जॉन कबॉट के द्वारा की गई थी, 10 नंबर भी इसमें सही है। 6 नंबर इसमें सुमेलित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन कारणों से सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों का प्रारंभ पुर्तगाल से ही हुआ, कौन से ऐसे का कारण थे जिनकी वजह से सर्वप्रथम भौगोलिक खोजों का प्रारंभ जो पुर्तगाल से ही हुआ था? पुर्तगाल से होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार थे? सबसे पहले राजकुमार हेनरी का प्रोत्साहन, सामंतवादी से अप्रभावी केरावल का आविष्कार और प्रशिक्षित नाविकों की उपलब्धता, तो ये सभी कारण है। राजकुमार हेनरी ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया, सामंतवाद से अप्रभावित थे, केरावल यंत्र की खोज जो पुर्तगाल में ही की गई थी, और प्रशिक्षित प्रशिक्षित नाविकों के जो उपलब्धता थी। तो चारों ही ऑप्शन इसके राइट होंगे।
4 नंबर ऑप्शन। हेनरी द नेविगेटर ने हेनरी द नेविगेटर ने नए इलाकों की खोज हेतु मुहिम शुरू की और प्रशिक्षित नाविकों की भर्ती की। 15वीं सदी में पुर्तगालियों को नए किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल बनाए गए। इन गतिशील और लंबे चौड़े जहाजों में चौकोर और आगे पीछे तिकोने बादवानों से युक्त 3 मस्तूल थे और वह हवा के साथ ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ भी वांछित दिशा में जा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? विश्व की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? मैगलन। बे नंबर ऑप्शन। मैगलन ने 1519 में अटलांटिक महासागर से पश्चिमी दिशा की ओर यात्रा शुरू की। 1521 में फिलीपीन द्वीप समूह के स्थानीय निवासियों के साथ संघर्ष हुआ, मल्टम युद्ध जिसे कहा गया, जिसके अंदर यह मारा गया। इंग्लैंड के नाविक ड्रेन ने 1580 में पृथ्वी की परिक्रमा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री यात्री स्पेन के लिए खोज अभियान पर गया था? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री यात्री जो स्पेन के लिए खोज अभियान पर गया था? स्पेन के लिए खोज अभियान पर जाने वाला समुद्री यात्री कौन सा था? मैगलन। 6 नंबर ऑप्शन। खोजकर्ता और उसके निवासी देश केब्राल केब्राल जो पुर्तगाल का निवासी था। दूसरे नंबर पर मैगलन मैगलन भी पुर्तगाल निवासी था और स्पेन ने इसको भेजा था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। बोर्थोलोम्यो डिवाज भी पुर्तगाली था। कोलंबस इटली का निवासी था, स्पेन के द्वारा भेजा गया। हर्नन हर्नन कोर्टेज या कोर्टेस स्पेन निवासी था। फ्रांसिस्को पिजारो स्पेन का था। बाल्बोआ स्पेन का था। कैबट इटली का निवासी था। ब्रिटेन के राजा हेनरी सप्तम ने इसको भेजा था। और वेरारजानो जो फ्रांस का निवासी था। और कार्टर कार्टर है, यह भी फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन की खोजों को प्रेरित करने वाली 3G के अर्थ को सही इंगित करता है। 3G किसे कहा गया? तो 3G कहा गया गोल्ड गोल्ड और ग्लोरी। गोल्ड और ग्लोरी। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वाटेमाला कैलिफोर्निया व निकारागुआ की खोज का श्रेय किसे जाता है? ग्वाटेमाला कैलिफोर्निया और निकारागुआ की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? कोर्टेज को। है नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर सही कोड का चयन कीजिए। निम्नलिखित जो घटनाएं इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पर वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था 1498 ईस्वी में। दूसरे नंबर पर बाल्बोआ ने प्रशांत महासागर देखा। बाल्बोआ ने प्रशांत महासागर कब देखा था? बाल्बोआ ने प्रशांत महासागर देखा था 1513 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है मैगलन व उसके साथियों ने पृथ्वी का चक्कर लगाया। मैगलन और उसके साथियों ने पृथ्वी का चक्कर कब लगाया था? पृथ्वी का चक्कर 1522 ईस्वी में। कॉर्टेज ने एजटेक को हराया था। कॉर्टेज ने एजटेक को कब हराया था? तो यह हराया था 1521 के अंदर। 1521। तो इसमें सबसे पहले वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा 1498 में आएगा। उसके पश्चात बाल्बो ने प्रशांत महासागर देखा। फिर कॉर्टेज ने एजटेक लोगों को हराया और उसके पश्चात मैगलन में उसके साथियों ने पृथ्वी का चक्कर लगाया। 1, 2, 4 और 3। 6 नंबर ऑप्शन। 1492 में कोलंबस ने बहामा द्वीप समूह और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की। 1494 में अनखोजी दुनिया का पुर्तगाल और स्पेन के बीच बंटवारा हुआ। 1497 में एक अंग्रेज यात्री जॉन कैबोट ने उत्तरी अमेरिका के समुद्र तट की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट या फिर कोझिकोड पहुंचा। 1499 में अमेरिकी वेसुपी या वेस्पुची ने दक्षिणी अमेरिका के समुद्र तट को देखा। 1500 ईस्वी में कैब्राल ने ब्राजील पर पुर्तगाल की दावेदारी की। 1513 ईस्वी में बाल्बोआ ने पनामा स्थल को पार किया और प्रशांत महासागर को देखा। 1521 में कोर्टेज ने एजटेक लोगों को हराया। 1522 में स्पेनवासी मैगलेन ने जहाज में बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाया। मैगलेन स्वयं 1521 में मारा गया। उसके साथियों ने यह यात्रा पूरी की थी। तो यह यात्रा 1522 में पूरी हुई थी।
लेकिन मैगलन जो 1521 में ही यात्रा के दौरान ही मारा गया था। 1532 में पिंजारो ने इंका राज्य को जीता था। 1571 में स्पेन के सैनिकों ने फिलीपींस को जीता। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थानों और उनके खोज के वर्षों को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित स्थान दे रखे उनके खोज के वर्ष। सबसे पहले नंबर पर मैक्सिको। मैक्सिको की खोज कब की गई थी? तो मैक्सिको की जो खोज की गई थी यह की गई थी 1519 में। पेरू पेरू की खोज की थी 1532 में। ब्राजील की खोज 1500 में और फिलीपींस की खोज 1521 के अंदर। सी, ए, बी और डी बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के लोगों को कागज एवं मुद्रण, कुतुबनुमा तथा बारूद की सामग्री से परिचय किन के माध्यम से हुआ? यूरोप के लोगों को कागज, मुद्रण, कुतुबनुमा तथा बारूद की सामग्री का परिचय जो किन के माध्यम से हुआ था? किन के माध्यम से हुआ था? मंगोलों के माध्यम से। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकुमार हेनरी ने भौगोलिक खोजों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके संबंध में असत्य है? राजकुमार हेनरी ने भौगोलिक खोजों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके संबंध में असत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो इसके संबंध में असत्य कथन होगा? सबसे पहला नंबर पर है कि भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने के लिए वित्त की व्यवस्था की गई। राजकुमार हेनरी के द्वारा भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने के लिए वित्त की व्यवस्था की गई। उसके काल में नाविकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। स्वयं का एक बंदरगाह विकसित किया। उसके काल में महत्वपूर्ण अमेरिकी देशों की खोज हुई। तो भौगोलिक खोजों के लिए राजकुमार हेनरी ने वित्त की व्यवस्था की थी, यह सही है। नाविकों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया था, दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। स्वयं का एक बंदरगाह विकसित किया, यह भी सत्य है। अमेरिका देशों की खोज इसके काल में नहीं हुई थी। इसके काल में जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों की खोज शुरू की गई थी, लेकिन यह अभियान भी पूरे नहीं हुए थे। तो इसमें द नंबर ऑप्शन जो इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिगो वेस्पुची कहाँ का निवासी था? अमेरिगो वेस्पुची जो कहाँ का निवासी था? फ्लोरेंस का। ए नंबर ऑप्शन। कोलंबस के नाम पर अमेरिकी महाद्वीप को नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले का और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम उत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण किया गया, जबकि वह उन दोनों इलाकों में से किसी एक में भी नहीं गया था। उसके द्वारा खोजे गए दो महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण फ्लोरेंस के एक भूगोलवेत्ता अमेरिकी अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर किया गया, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड के नाम से संबोधित किया। उसने अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शियो पुस्तक की रचना किसने की? कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शियो पुस्तक की रचना जो किसके द्वारा की गई थी? तो इस पुस्तक की रचना जो की गई थी यह की गई थी अमेरिगो वेस्पुची के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। 1507 में जर्मनी में कॉस्मोग्राफी इंट्रोडक्शियो नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जो अमेरिगो वेस्पुची द्वारा अपने मित्र के नाम लिखे पत्रों का संकलन है। इन पत्रों में लेखक ने अपने मित्रों को नई दुनिया संबंधी समुद्री यात्राओं से परिचित कराया। इस पुस्तक की लोकप्रियता के कारण ही वस्तुतः कोलंबस द्वारा अन्वेषित नई दुनिया को अमेरिका नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक खोजों के परिणाम थे? निम्नलिखित में से भौगोलिक खोजों के परिणाम कौन कौन से थे? सबसे पहला कि भूमध्य सागरीय व्यापारिक केंद्रों का एकाधिपत्य समाप्त हो गया। भूमध्य सागरीय जो व्यापारिक केंद्र थे उनका एकाधिपत्य समाप्त हो गया। भौगोलिक खोजों से उनका एकाधिपत्य जो समाप्त हो गया, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा कि जिनेवा और वेनिस अंधकार में खोने लगे, जबकि लिस्बन, लिवरपूल, ब्रिस्टल के बंदरगाह जीवित हो उठे। तीसरे नंबर पर है कि इन खोजों का सबसे अंधकार में परिणाम अफ्रीका के हबसी दासों का कुख्यात व्यापार शुरू होना था। यूरोपीय व्यापारी अफ्रीका के पश्चिमी तटों से खरीदकर या पकड़कर हबसी गुलामों को अमेरिका ले जाते, वहां नीलामी द्वारा उनकी बिक्री की जाती थी।
इन खोजों से सबसे अंधकार में परिणाम जो अफ्रीका के हबशी दासों का कुख्यात व्यापार शुरू होना था। यूरोपीय व्यापारी जो अफ्रीका के पश्चिमी तटों से इन्हें खरीद कर हबशी गुलामों को अमेरिका ले जाते और वहां नीलामी के द्वारा उनकी बिक्री की जाती थी। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। पश्चिमी यूरोपीय देशों में सोना चांदी की आपूर्ति भौगोलिक अभियानों का एक परिणाम था। पश्चिमी यूरोपीय देशों में सोना चांदी की जो आपूर्ति होने लगी है, इन भौगोलिक अभियानों का ही एक परिणाम था। तो इसमें चारों ही ऑप्शन है जो इस भौगोलिक खोजों के परिणाम से संबंध में सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दुनिया का पहला उपनिवेश कहाँ स्थापित किया गया। नई दुनिया का पहला उपनिवेश जो कहाँ स्थापित किया गया, तो यह किया गया था सेंट डोमिंगो द्वीप। सेंट डोमिंगो द्वीप। द नंबर ऑप्शन। नई दुनिया का पहला स्पेनी उपनिवेश सेंट डोमिंगो द्वीप हैती में स्थापित हुआ, जिसे हिस्पेनियोला कहा जाता है। इसे कोलंबस ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को जो सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कुछ भौगोलिक क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके खोजकर्ताओं के नाम है, इनको सुमेलित करने हैं। सबसे पहले नंबर पर वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने कौन से क्षेत्र की खोज की? वास्को डी गामा भौगोलिक खोज के लिए निकल कर कहाँ पहुंचा था? तो यह पहुंचा था कालीकट। कालीकट जो पहुंचा था यह 1498 के अंदर। दूसरे नंबर पर है वास्को नुनेज दी बल्बोआ। वास्को नुनेज दी बल्बोआ। वास्को नुनेज दी बल्बोआ यह कहाँ पहुंचा था? तो यह पहुंचा था प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर यह पहुंचा था 1513 ईस्वी में। तीसरे नंबर पर है पेड्रो अल्वारेस कैब्राल। कैब्राल कैब्राल ने कौन से क्षेत्र की खोज की थी? तो कैब्राल ने खोज की थी ब्राजील की, और कैब्राल ने ब्राजील की खोज की थी 1500 ईस्वी में। चौथे नंबर पर है जॉन केबट। जॉन केबट ने जो कौन से क्षेत्र की खोज की? न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंडलैंड और न्यू फाउंडलैंड की खोज की थी 1497 ईस्वी के अंदर। 1497 ईस्वी में। तो इसमें वास्को डी गामा, कालीकट, वास्को नुनेज दी बल्बोआ प्रशांत महासागर, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल ब्राजील, और जॉन केबट जो न्यू फाउंडलैंड। डी, ए, बी और सी। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी महाद्वीपीय स्थानों पर नियंत्रण के लिए स्पेनिश सैनिकों को क्या कहा जाता था? अमेरिकी महाद्वीपीय स्थानों पर नियंत्रण के लिए स्पेनिश सैनिकों को क्या कहा जाता था? अमेरिकी महाद्वीपीय स्थानों पर नियंत्रण के लिए स्पेनिश सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो इनको कहा जाता था कॉन्क्विस्टोडोर। कॉन्क्विस्टोडोर। से नंबर ऑप्शन। स्पेन के हर्नर कोर्टेज और उसके सैनिकों ने, जिन्हें कॉन्क्विस्टोडोर कहा जाता था, मेक्सिको को रौंदते हुए उसे चुटकियों में जीत लिया। 1519 में कोर्टेज क्यूबा से मेक्सिको आया, जहां उसने टोटानेक टोटानेक समुदाय से दोस्ती कर ली। टोटानेक लोग एजेटेक शासन से अलग होना चाहते थे। एजेटेक शासक मोंटेजुमा ने कोर्टेज से मिलने के लिए अपना एक अधिकारी भेजा। वह स्पेन वासियों की आक्रमण क्षमता, उनके बारूदों और घोड़ों के प्रयोग को देखकर घबरा गया। स्वयं मोंटेजुमा को भी यह पक्का विश्वास हो गया कि कॉर्टेज सचमुच किसी निर्वासित देवता का अवतार है, जो अपना बदला लेने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। स्पेनी सैनिकों ने टलक्स क्लानो पर हमला बोल दिया। टलक्स क्लान खूंखार लड़ाकू थे, जिन्होंने जबरदस्त प्रतिरोध करने के बाद अंततः समर्पण कर दिया। स्पेनी सैनिकों ने क्रूरतापूर्वक उन सब का सफाया कर दिया। फिर से वे टेनोक्टिलेन की ओर बढ़े, जहां से 8 नवंबर 1519 को पहुंच गए। स्पेनी आक्रमणकारी टेनोक्टिलेन के दृश्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। यह मैड्रिड से 5 गुना बड़ा और इसकी आबादी स्पेन के सबसे बड़े शहर सेविली से 2 गुनी यानी कि 1 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1520 के दशक में मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बना? निम्नलिखित में से कौन है जो 1520 के दशक में मैक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बना था? हर्नन कॉर्टेज। ए नंबर ऑप्शन। एजेटेक शासक मोंटेजुमा की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु के बाद भी एजेटेकों की स्पेनियों के साथ लड़ाई जारी रही, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 600 अत्याचारी विजेता और उतने ही
क्लैक्स क्लान के लोग मारे गए। हत्याकांड की इस भयंकर रात को आंसू भरी रात के नाम से जाना जाता है। कॉटेज को नवनिर्वाचित राजा क्वेटेमोक के विरुद्ध अपनी रणनीति की योजना बनाने के लिए वापस क्लैक्स क्लान में शरण लेनी पड़ी। उस समय एंजेटक लोग यूरोपियन लोगों के साथ आई चेचक के प्रकोप से मर रहे थे। कॉटेज केवल 180 सैनिकों और 30 घोड़ों के साथ टेनोक्ट लान में घुस आया और एजेटक की अपनी आखिरी मुठभेड़ के लिए तैयार थे। अपशकुनों ने एजेटकों को बता दिया कि उनका अंत दूर नहीं है। इसे वास्तविकता समझकर सम्राट ने अपना जीवन त्याग देना ही ठीक समझा। मेक्सिको पर विजय प्राप्त करने में 2 वर्ष का समय लगा। कॉटेज मेक्सिको में न्यू स्पेन का कैप्टन जनरल बन गया और उसे चार्ल्स पंचम के द्वारा सम्मानों से विभूषित किया गया। मेक्सिको से स्पेनियों ने अपना नियंत्रण ग्वाटेमाला, निकारागुआ और होंडुरास पर स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसिस्को पिंजारो ने इंका साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए वहां का शासक कौन था? फ्रांसिस्को पिंजारो के इंका साम्राज्य पर नियंत्रण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक था अताहु आलपा। द नंबर ऑप्शन। कोर्टेस के विपरीत पिजारो गरीब और अनपढ़ था। वह सेना में भर्ती होकर 1502 में कैरेबियन द्वीप समूह में आया था। उसने कहानियों में इंका राज्य के बारे में यह सुन रखा था कि यह चांदी और सोने का देश है। स्पेन के राजा ने पिंजारो को यह वचन दे दिया कि अगर वह इंका प्रदेश को जीत लेगा तो उसे वहां का राज्यपाल गवर्नर बना दिया जाएगा। 1532 में वह अताहुआलपा ने एक गृह युद्ध के बाद इंका साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। तब भी वहां के परिदृश्यों में पिंजारो ने प्रवेश किया। उसने जाल बिछाकर राजा को बंदी बना लिया। राजा ने अपने आप को मुक्त कराने के लिए एक कमरा भर सोना फिरौती में देने का प्रस्ताव किया। आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी फिरौती किसी को नहीं मिली थी। लेकिन पिजारो ने अपना वचन नहीं निभाया। उसने राजा का वध करवा दिया और उसके सैनिकों ने जी भरकर लूटमार मचाई। लूटपाट के बाद इंका राज्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया। विजेताओं की क्रूरता के कारण 1534 में विद्रोह भड़क उठा, जो 2 साल तक चलता रहा, जिसके दौरान हजारों की संख्या में लोग युद्ध और महामारियों के कारण मौत के मुंह में चले गए। अगले 5 वर्षों में स्पेनियों ने अ, पोटिसी उत्तरी पेरू आज का बोलीविया पोटिसी की खानों में चांदी के विशाल भंडारों का पता लगा लिया और उन खानों में काम करने के लिए इन्होंने इंका लोगों का जो गुलाम बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोना मेरिना किस प्रसिद्ध खोजकर्ता के सहायिका थे? डोना मेरिना जो कौन से प्रसिद्ध खोजकर्ता की सहायिका थी? तो यह थी हर्नन कॉर्टेज की सहायिका। बे नंबर ऑप्शन। बर्नार्ड डियाज डेल कैस्ट्रो 1495 से 1584 ईस्वी ने अपने टू हिस्ट्री ऑफ मैक्सिको में लिखा कि टेबेस्को के लोगों ने कॉटेज को डोना मेरिको के नाम की एक सहायिका दी। वह 3 भाषाओं में प्रवीण थी और उसने कॉटेज के लिए द्विभाषी के रूप में बहुत निर्णायक भूमिका अदा की। डियाज सोचता था कि वह एक राजकुमारी थी, लेकिन मैक्सिकन लोग उसे मालिंच यानी विश्वासघातिनी कहते थे। मालिचिस्टा का अर्थ है कि वह व्यक्ति जो दूसरों की भाषा और कपड़े की हूबहू नकल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राजील में उपलब्ध किस उत्पाद के लिए पुर्तगालियों व फ्रांसीसियों ने 16वीं शताब्दी में संघर्ष हुआ? ब्राजील में उपलब्ध कौन से उत्पाद के लिए पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के मध्य 16वीं शताब्दी के अंदर जो विवाद हुआ था? तो यह हुआ था टिम्बर को लेकर। द नंबर ऑप्शन। ब्राजील पर पुर्तगालियों का कब्जा तो इत्तेफाक से ही हुआ। सन 1500 में पुर्तगाली निवासी पेड्रो अल्वारेस कैब्राल जहाजों का एक शानदार जुलूस लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। तूफानी समुद्रों से बचने के लिए उसने पश्चिमी अफ्रीका का एक बड़ा चक्कर लगाया और यह देखा कि वह उस प्रदेश के समुद्र तट पर पहुंच गया जिसे वर्तमान में ब्राजील कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका का यह पूर्वी भाग उस क्षेत्र में आता था जिसे पोप ने पुर्तगाल को सौंप रखा था, इसलिए वे अविवादित रूप से इसे अपना इलाका मानते थे। वहाँ एक प्राकृतिक संसाधन था जिसका उन्होंने भरपूर लाभ उठाया। ये वह संपदा थी टिम्बर यानी इमारती लकड़ी।
ब्राजील वुड वृक्ष, जिसके नाम पर यूरोपवासियों ने इस प्रदेश का नामकरण किया, यह से एक सुंदर लाल रंजक मिलता था। इमारती लकड़ी के इस व्यापार की वजह से पुर्तगाली और पुर्तगाली और फ्रांसीसी व्यापारियों के बीच भयंकर युद्ध हुए थे। इनमें अंततः पुर्तगालियों की जीत हुई थी, क्योंकि वे स्वयं तटीय क्षेत्र में बसना और उपनिवेश बसाना चाहते थे। 1534 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने ब्राजील के तट को 14 आनुवंशिक कप्तानियों में बांट दिया। उनके मालिकाना हक उन पुर्तगालियों को सौंप दिए जो वहां स्थायी रूप से रहना चाहते थे, और उन्हें स्थानीय लोगों को गुलाम बनाने का अधिकार भी दे दिया। 1549 में पुर्तगाली राजा के अधीन एक औपचारिक सरकार स्थापित कर दी गई और बहिया सेल्वाडोर को उसकी राजधानी बनाया गया। इस समय तक जेसुइट पादरियों ने बाहर ब्राजील जाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा वह एक नई दुनिया थी और एशिया का हिस्सा नहीं थी। किसने स्थापित किया कि कोलंबस ने जिस भूमि को खोजा वह एक नई दुनिया थी, एशिया का हिस्सा नहीं थी? तो अमेरिगो और वेस्पुची ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय देश जिसने पहली बार भारत के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। यूरोपीय देश जिसने पहली बार भारत के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी, कौन सा यूरोपीय देश था जिसने पहली बार है जो भारत के सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो यह की थी अवीज राजवंश के शासन में पुर्तगालियों ने। 2 नंबर ऑप्शन। अवीज या एवीज राजवंश ने पुर्तगाल पर 2 सदी तक 1385 से लेकर 1580 तक शासन किया। पुर्तगाल के सम्राट मैनुअल प्रथम के शासनकाल के दौरान पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 18 मई 1498 को भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप से दूर विश्व की खोज 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई? यूरोप से दूर विश्व की खोज है जो 15वीं शताब्दी में किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा। किताब ए बहरिए के रचयिता कौन है? किताब ए बहरिए जो के रचयिता कौन है, किसके द्वारा इसकी रचना की गई थी? पीरी रीस के द्वारा। 2 नंबर ऑप्शन। पुर्तगाल को मानचित्र और मानचित्रों की पुस्तक बनाने की परंपरा विरासत में अरबों के रास्ते होते हुए मोलार्का के कैटलन से प्राप्त हुई थी। अरबी मानचित्रकार मोहम्मद अल इदरीसी ने 1154 में सिसिली के राजा रोजर द्वितीय के लिए दुनिया का मानचित्र बनाया। हालांकि प्रथम वर्ल्ड मैप निर्माता 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ग्रीक दार्शनिक एनेक्सीमेंडर को माना जाता है। इसके बाद ओटोमन मानचित्रकार अहमद मोहिद्दीन पीरी रीस ने दुनिया का मानचित्र बनाया तथा किताब ए बहरिए नेविगेशन से संबंधित किताब है। किताब लिखी, इसमें मानचित्रों एवं चार्टों के जरिए महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं शहरों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित कहाँ की? पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए एक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की थी? सारगेस में। 6 नंबर ऑप्शन। पुर्तगाल के प्रिंस हेनरी ने आविष्कार परियोजना के लिए साग्रेस पुर्तगाल में एक प्रयोगशाला साग्रेस स्कूल की स्थापना की। प्रिंस हेनरी पुर्तगाल में अन्वेषण और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। प्रिंस हेनरी पुर्तगाल के राजा डोम जोन प्रथम के संतान थे। हेनरी पश्चिमी अफ्रीका, अटलांटिक महासागर के द्वीपों एवं नए मार्गों की खोज के लिए जाने जाते थे। हेनरी को उनकी खोजी प्रवृत्ति के कारण हेनरिक सेफर तथा गुस्ताव डिविर ने नेविगेटर उपनाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस में स्पेनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहा? निम्नलिखित में से कौन है जो फिलीपींस में स्पेनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहा था? तो कौन था वह था मिगुल लोपेज डी लेगाजी। मिगुल लोपेज डी लेगाजी। 2 नंबर ऑप्शन। मिगुल लोपेज डी लेगाजी फिलीपींस में स्पेनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहा। पुर्तगाली राजा फिलिप द्वितीय द्वारा
फिलीपींस में मिगुएल लोपेज डी लेगाजी को भेजा गया, जिन्होंने 1565 ईस्वी में सेबू फिलीपींस में पहली बार स्पेनी बस्ती स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ्रीकी गुलामों का एक प्रसिद्ध पुस्तक, अफ्रीकी गुलामों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी किसके द्वारा लिखी गई? अफ्रीकी गुलामों पर एक प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? एरिक विलियम्स के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। एरिक विलियम्स पहला आधुनिक इतिहासकार जिसने 1940 के दशक में अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी में अफ्रीकी गुलामों पर सही गई तकलीफों का फिर से जायजा लेने के लिए पहल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका में बसने वाले देशज यूरोपियों को कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में बसने वाले देशज यूरोपियों को क्या कहा गया? क्रियोल। द नंबर ऑप्शन। दक्षिणी अमेरिका को आज की अमेरिका भी कहा जाता है क्योंकि स्पेनिश और पुर्तगाली दोनों भाषाएं लैटिन भाषा की ही है। वहां के निवासी अधिकतर देशज यूरोप है जिन्हें क्रियोल कहा जाता है। यूरोपीय और अफ्रीकी मूल के उनमें से अधिकांश लोग कैथोलिक धर्मावलंबी है। उनकी संस्कृति में यूरोपीय परंपराओं के साथ मिली हुई देसी परंपराओं के तत्व विद्यमान है। तो ये थे इन भौगोलिक खोजों से संबंधित 50 प्रश्नोत्तर। इसके पश्चात है जो हम एक सारणी के माध्यम से इनके कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, भौगोलिक खोजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। तो इन घटनाओं के भौगोलिक खोजों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनमें 1149 के अंदर 1139 में जो पुर्तगाल की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना होती है। 1380 में कुतुबनुमा का आविष्कार होता है। 1415 में जो राजकुमार हेनरी का स्यूटा पर आक्रमण किया जाता है। 1479 के अंदर अल्का कोवास की संधि होती है स्पेन व पुर्तगाल के मध्य। 1487-88 में उत्मासा अंतरिक्ष की खोज की जाती है बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा। 1492 में बहामा द्वीप जो अमेरिका में बहामा द्वीप की खोज की जाती है कोलंबस के द्वारा। 1493 में लाइन ऑन डिमार्केशन। 1497 में न्यू फाउंडलैंड की खोज जॉन कैबट के द्वारा। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है भारत के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा। 1500 ईस्वी में ब्राजील की खोज की जाती है कैब्राल के द्वारा। 1513 ईस्वी में प्रशांत महासागर पहुंचता है वॉस्को नुनेज डी बल्बोआ। 1519 में मैक्सिको पहुंचता है हर्नेडो कॉर्टेज। 1519 से 22 के मध्य पृथ्वी का चक्कर लगाया जाता है फर्डिनेंड मैगलन व उनके साथियों के द्वारा। हालांकि मैगलन की मृत्यु जो 1521 में इसी यात्रा के दौरान हो गई थी। 1521 में फिलीपींस की खोज। 1524 के अंदर न्यूयॉर्क कैरोलिना की खोज। 1532 के अंदर पेरू की खोज फ्रांसिस्को पिजारो के द्वारा। 1534 के अंदर क्यूबेक मॉन्ट्रियल जो कनाडा का क्षेत्र है इनकी खोज की जाती है कार्टर के द्वारा। 1565 में सेबू फिलीपींस में प्रथम स्पेनी बस्ती की स्थापना की जाती है। 1580 के अंदर ड्रेक ने पृथ्वी की परिक्रमा की। 1609 के अंदर न्यू नीदरलैंड की खोज की जाती है हेनरी हडसन के द्वारा। और 1911 के अंदर माचू पिच्चू नगर की खोज की जाती है। तो ये थे प्रमुख खोजें, प्रमुख भौगोलिक खोजें, प्रमुख भौगोलिक खोजों से संबंधित आज का चैप्टर जिसमें 50 प्रश्न किए। इसके पश्चात जो अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर हमारा रहने वाला 17 नंबर जो चैप्टर होगा वो होगा प्रबोधन युग का। प्रबोधन युग से संबंधित जो हम अगला चैप्टर देखेंगे कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।